कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नियम अक्सर लोगों को काफी उलझन में डाल देते हैं, है ना? कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये नियम और उपनियमों का एक पूरा जाल हो। तो चलिए आज इसी जाल को थोड़ा सुलझाते हैं और महाराष्ट्र के उन ऐतिहासिक कानूनी फैसलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे फ्लैट से जुड़े अधिकारों की, पैसों और चार्जेस की, फिर रीडेवलपमेंट के बड़े फैसलों को समझेंगे, कमेटी की शक्तियों पर नजर डालेंगे और आखिर में ओनरशिप और नॉमिनेशन के बीच के बड़े फर्क को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी जगह से, यानी अपने फ्लैट से। देखते हैं कि अदालतों ने एक सदस्य के मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर सोसाइटी में कभी ना कभी उठता ही है। बैचलर्स को घर नहीं देना या सिर्फ परिवारों को ही घर देना। लेकिन क्या कानूनन ऐसा किया जा सकता है? इसका जवाब एकदम साफ है, और ये जवाब आया है देश की सबसे बड़ी अदालत से। बिल्कुल नहीं, कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकती। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई सोसाइटी का सदस्य है तो उसे अपना फ्लैट किराए पर देने का पूरा अधिकार है, और सोसाइटी इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि किराएदार बैचलर है या शादीशुदा। ये एक बुनियादी अधिकार है। अच्छा, फ्लैट के अंदर की बात तो हो गई, अब जरा बाहर आते हैं। पार्किंग एक और मुद्दा जिस पर हमेशा बहस होती है। तो अदालतों ने इसे भी साफ कर दिया है। हर फ्लैट को कम से कम एक पार्किंग स्पेस मिलनी ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात, बिल्डर या डेवलपर पार्किंग की जगह को अलग से बेच नहीं सकते, क्योंकि ये एक कॉमन सुविधा है। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है, यानी सोसाइटी के चार्जेस, फीस और टैक्स। ये नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज वाला मामला तो कई सोसाइटियों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोसाइटी मनमाना चार्ज वसूल सकती है? अदालतों को इसमें दखल देना पड़ा और अदालत ने एक साफ सुथरी लिमिट लगा दी, सिर्फ 10%। लेकिन ये 10% किस चीज का? पूरे मेंटेनेंस बिल का नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्जेस का 10% हो सकता है। इससे एक पैसा भी ज्यादा लेना गैरकानूनी है। ये फैसला इसलिए आया ताकि सोसाइटियां इसे मुनाफा कमाने का जरिया ना बना लें। फिर एक और बड़ी बहस होती है बिलिंग को लेकर। क्या मेंटेनेंस फ्लैट के साइज के हिसाब से होना चाहिए या सबके लिए बराबर? तो अदालतों ने इस पर भी फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पर स्क्वायर फुट बिलिंग सही नहीं है, क्योंकि लिफ्ट या सिक्योरिटी जैसी सेवाएं तो सभी बराबर इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ्लैट छोटा हो या बड़ा। इसलिए समान बिलिंग का तरीका ही सही है। अब जरा एक फ्लैट से निकलकर पूरी बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं। बात करते हैं रीडेवलपमेंट की, जो कि एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा प्रोसेस होता है। रीडेवलपमेंट के लिए ये नंबर जादुई है, 75%। अगर इतने सदस्य राजी हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि अब कुछ गिने चुने लोग मिलकर पूरी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए रोककर नहीं रख सकते। अगर मेजॉरिटी यानी बहुमत चाहता है तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अच्छा, रीडेवलपमेंट के दौरान जो पैसा मिलता है, जैसे किराए के लिए या दूसरी परेशानियों के लिए, क्या उस पर टैक्स लगता है? तो इस पर भी एक अच्छी खबर है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि ये मुआवजा है, कोई कैपिटल गेन नहीं, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो सोसाइटी को चलाते हैं, यानी मैनेजिंग कमेटी। उनके अधिकार और शासन के क्या नियम हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता यानी कोऑपरेशन के सबसे बुनियादी सिद्धांत को फिर से पक्का किया। एक सदस्य एक वोट। इससे चुनावों में एक लोकतांत्रिक बराबरी बनी रहती है। और इस फैसले ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर की। वोटिंग का अधिकार सदस्य से जुड़ा होता है, परिवार से नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही परिवार में 3 लोगों के नाम पर 3 अलग-अलग फ्लैट हैं तो उन्हें 3 वोट मिलेंगे। सोसाइटी अपने बायलॉज बनाकर एक परिवार एक वोट का नियम लागू नहीं कर सकती। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले विषय पर, नॉमिनेशन। आखिर किसी सदस्य के बाद फ्लैट का असली मालिक कौन होता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नॉमिनी होता कौन है। नॉमिनी वो व्यक्ति है जिसका नाम सदस्य ने दिया है, ताकि उनके बाद सोसाइटी फ्लैट का शेयर और इंटरेस्ट उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। नॉमिनी और कानूनी वारिस में जमीन आसमान का फर्क है।
नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या केयरटेकर की तरह काम करता है, जो असली कानूनी वारिसों के लिए प्रॉपर्टी को संभालता है। असली मालिक तो वही होता है जिसका नाम वसीयत में हो या जो उत्तराधिकार कानून के तहत वारिस हो। और बॉम्बे हाई कोर्ट के इस एक वाक्य ने सारी बहस खत्म कर दी। एक नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है, मतलब वो सिर्फ एक रखवाला है, मालिक नहीं। तो इसका निचोड़ ये है कि नॉमिनेशन का सिस्टम सोसाइटी की अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए है, ताकि उन्हें पता हो कि सदस्य के बाद किससे संपर्क करना है। लेकिन ये किसी की वसीयत या कानूनी उत्तराधिकार को बदल नहीं सकता। तो किराए पर घर देने से लेकर रीडेवलपमेंट और वोटिंग से लेकर विरासत तक, इन सभी कानूनी फैसलों ने निवासियों के अधिकारों को और साफ और मजबूत किया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन फैसलों की रोशनी में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आज वो कौन सा एक सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है जिससे सभी का फायदा हो।